नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, हमारा अतीत भाग 3 और अध्याय नंबर है 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। यानी कि ये है, इसके जोड़े बनाने हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रेत। रेत यानी कि किसान कहते हैं। महाल मतलब ग्राम समूह। नीज मतलब होता है बागान मालिकों की अपनी निजी खेती। और रेती का मतलब होता है रेतों की ज़मीन पर। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों की पूर्ति करें। रेगिस्तानों की पूर्ति करते हैं, इसका क्या हो जाएगा। यूरोप में वोड उत्पादकों को यह नील के आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो इस खालिस्तान में हो जाएगा नील के आयात। नेक्स्ट एक है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ने लगी। ख के अंदर हो जाएगा खालिस्तान में औद्योगिकीकरण। और ग, कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। यानी कि ग के अंदर हो जाएगा कृत्रिम रंगों। नेक्स्ट है, घ, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नेक्स्ट है, आइए विचार करें से संबंधित। प्रश्न 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। यानी कि स्थायी बंदोबस्त क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, स्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंधन था। इसे 1793 में बंगाल में लागू किया गया। और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट है समस्याएं। तो इसकी क्या समस्या थी स्थायी बंदोबस्त की। तो समस्या है, अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया गया था इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। लगान चुकाने के लिए उन्हें प्राय महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। यदि वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉर्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। यह व्यवस्था निम्नलिखित बातों में स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। पहला है कि गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और दूसरा है, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। और तीसरा है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगी, पहला इसका समस्या है कि जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। दूसरा है, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न, उद्यमशील और किसान बना देगी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसानों को नील की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी। कर्जों का सिलसिला भी कभी समाप्त नहीं होता था। धान की खेती में बाधा कर्जा यानी कि ऋण देने वाले बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छी ज़मीन में ही नील की खेती करें, परंतु समस्या यह थी कि नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी। वे मिट्टी की सारी शक्ति खींच लेती थी, अतः नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी उसके ऊपर। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न,
किन परिस्थितियों में बंगाल नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी कि बंगाल के अंदर किन परिस्थितियों में जो नील का उत्पादन था वो धराशायी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल प्रदेश नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी, परंतु किसानों के लिए यह खेती बहुत ही दमनकारी थी। बागान मालिक उनका खूब शोषण करते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। तंग आकर किसान विद्रोह पर उतर आए। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर दवा बोलने लगे। स्त्रियां अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की ओर से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की जमकर पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों को लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार किसी और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में इन जिलों का किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैलाई गई कि रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने की आज्ञा दे दी है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह के समर्थन मान लिया और सरकार को विद्रोह किसानों से बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी स्थापित किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और किसानों के साथ जबरदस्ती की उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए लाभ का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि ये वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें, परंतु आगे से वो चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस विद्रोह के बाद बंगाल के बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। नेक्स्ट है, आइए देखें से संबंधित है 8वां प्रश्न, चंपारण आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी के दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया गया और यहीं उन्होंने यह भी तय किया गया कि आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे और इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्टे जमीन पर नील की खेती किसानों को करनी ही होगी। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। इसके किसानों ने इस बेवजह की मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। उन पर 42 तरह के अजीब से कर डाले गए थे और राजकुमार शुक्ल इलाके के एक समृद्ध किसान थे और उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का विरोध किया और उनके काफ़ी प्रयास के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए कांग्रेस के लखनऊ कांग्रेस में जाने का फैसला किया और पटना के बाद अगले दिन दोनों मुजफ्फर पहुंचे और वहां पर अगली सुबह उनका स्वागत मुजफ्फर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ल जी ने गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके वहां जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सके। उसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्होंने राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयान को कलमबद्ध किया गया और बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए हुए यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी गई और इसकी वहाँ से अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इस बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फर्क थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी उगाने का इतिहास काफ़ी लंबा है। यह सबसे पहले इथोपिया में शुरू हुआ था, इसके बाद अरेबिया तक पहुंचा और कॉफ़ी यमन तक भी फैल चुकी थी। भारत में सबसे पहले मक्का की एक तीर्थ यात्रा के दौरान कॉफ़ी बीन्स को तस्करी के लिए कमर में बांधकर यमन से लाया गया, फिर इसे काफ़ी लंबे समय तक चंद्रगिरी की पहाड़ियों में उगाया गया। कॉफ़ी की जितनी बात की जाए उतनी ही कम होगी। कॉफ़ी आज लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। नील
बागान और चाय बागान के श्रमिक निम्नलिखित प्रकार की समानताएं थी। सबसे पहला है, श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन के अनुसार कम कीमत मिलती थी। मालिकों और राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा नील बागान और चाय बागान के श्रमिकों का शोषण किया जाता था। उन्हें स्वास्थ्य सुधार भी नहीं दी जाती थी और श्रमिक दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन लाभ केवल मालिकों को ही मिलता था। तो दोस्तों, ये था हमारी इतिहास की जो पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान की इतिहास हमारे अतीत भाग 3, उसका अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस पाठ के तीसरे पाठ के अभ्यास प्रश्न। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।